दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या क्या किया? जैसा मैंने बताया, शुरू में गांधीवादी विचारधारा के संपर्क में थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जब वापस लिया, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्वयं को सक्रिय सदस्य बनाया। काकोरी कांड करवाया, अंग्रेजों के खजाने को लूटा। तीसरा, भगत सिंह के संपर्क में आए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ और लाला लाजपत राय के हत्यारे को मार के गिरा दिया। हम सभी जानते हैं कि इनकी बंदूक में केवल एक गोली बची थी और इन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। अंग्रेजों के पास इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी आजादी छीने या मुझे अपनी गिरफ्त में ले सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। हर जिले के हर उस जरूरी तथ्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं। पटवारी, अन्य व्यापम एग्जाम और एमपीपीएससी प्रीलिम्स तीनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। ये साल भर्तियों का साल है, कई सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं जिसमें एमपी का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। तो हमारी ये प्रदेश यात्रा नाम की श्रृंखला आपकी बहुत मदद करने वाली है। इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ कर दूं कि बहुत जल्द केवीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम एमपी के ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। हम एमपी के हर टॉपिक के हर बिंदु के कई सारे ऑब्जेक्टिव आप तक लाने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा एमपी के जरूरी तथ्य आप तक पहुंचाने वाले हैं। केवल क्लास नहीं लगेगी, उसके डिस्कशन भी होंगे और आपको उस पूरे नोट्स के पीडीएफ फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिए, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिलहाल आज का जिला है अलीराजपुर। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी जिले में हम सबसे पहले नक्शे का अध्ययन करते हैं जिसमें हम 4 बिंदुओं को देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अलीराजपुर जो है वो पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है? तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी। देखिए यहां है अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी, इन 3 जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। दूसरा बिंदु हम क्या देखते हैं, क्या किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। देखिए अलीराजपुर यहां से देखें तो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहा है, यहां से देखें तो गुजरात की सीमा को स्पर्श कर रहा है। मतलब ये उन जिलों में से है साथियों जो 2 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। प्रश्न बनते हैं यहां पर, केवल ये नहीं बनता कि कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ये भी बनता है कि कौन सा जिला कितने राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। कई जिले ऐसे हैं जो 1 से ज्यादा राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। कौन से हैं वे जिले? नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा बिंदु यहां देखा जाता है पठार। मालवा के पठार के अंतर्गत अलीराजपुर को स्वीकारा जाता है। मालवा का पठार आता है इस क्षेत्र में। और चौथा बिंदु कहां है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। 5वां बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, किस संभाग का पार्ट है? साथियों, इंदौर संभाग का पार्ट है। तो कितने सेक्शन हमने देखे? अलीराजपुर से संबंधित 5 बिंदु देखे। पड़ोस के कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 3 जिलों को, झाबुआ, धार, बड़वानी। क्या देखा? दूसरा, किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात। तीसरा, मतलब 1 से ज्यादा राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ये पॉइंट, इस पे आपको ध्यान रखना है कि 1 से ज्यादा राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तीसरा, किस संभाग का पार्ट है? इंदौर संभाग का पार्ट है। चौथा, किस पठार का हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा है साथियों। और 5वां बिंदु कहां है? ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। ये 5 बिंदुओं से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए किसी भी एग्जाम के। और इन 5 में जो ये वाला बिंदु है कि किन जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि ये वाला बिंदु आप याद नहीं कर सकते। हर जिले का आप बैठ के याद नहीं कर सकते कि भाई ये जिला ये जिलों को छू रहा है। आपका थोड़ा सा एनालिटिक्स, आपका थोड़ा सा मैपिंग, आपका थोड़ा सा नक्शे का अध्ययन अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप अनुमान लगा पाएंगे, नहीं तो इसमें कोई गारंटी नहीं। बाकी पठार से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, कौन सा जिला किस पठार में, और ये सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐतिहासिकता की यदि मैं बात करूं तो ये क्षेत्र जो है एक पहाड़ी क्षेत्र माना गया शुरू से, और अधिकांश निवासी यहाँ के भील जनजाति के हैं। पता होना चाहिए भील जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण या कौन सा जिला है जो भील बहुल्य जनजाति का माना जाता है। दोस्तों, ऐतिहासिकता में इंपॉर्टेंट ये है कि 1 नवंबर 1956 की बात है, मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय ये अलीराजपुर जो है वो झाबुआ जिले के अंतर्गत था। झाबुआ जिले के अंतर्गत, झाबुआ इसका पड़ोसी, झाबुआ अलीराजपुर एक ही थे, मतलब झाबुआ जिला था, उसी के अंतर्गत अलीराजपुर था। कब आया उसके अंतर्गत? 1 नवंबर 1956, मतलब झाबुआ जिला बन गया, आप तो ये माने। फिर क्या हुआ? मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 17 मई
2008 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, को अलीराजपुर को एक अलग से जिला बना दिया। मतलब पहले झाबुआ बना, उसी के अंतर्गत अलीराजपुर था, तो झाबुआ कब बना? 1 नवंबर 1956 को, उसी में अलीराजपुर था। फिर अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर एक जिला कब बना? 17 मई 2008। किसकी सरकार थी? शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, आज भी उन्हीं की सरकार है। साथियों एक बात और आप जान लीजिए, खैर पता होना चाहिए बस, कि उमा भारती जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। उमा भारती जी ने कहा था कि हम इसको एक अलग जिला बनवाएंगे, फिर बाद में शिवराज सिंह जी ने उसको करवाया। आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक में वही बिंदु जो हम स्टार्टिंग में मैपिंग में देख चुके हैं कि संभाग है इंदौर, पड़ोसी जिले हैं बड़वानी, धार, झाबुआ, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, पठार है मालवा, ये सब आप देख चुके। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु। दोस्तों 4 बिंदु, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है, ये पता होना चाहिए। सबसे पश्चिमी बिंदु है मध्य प्रदेश का। दोस्तों नदी, हथनी नदी यहां से निकल रही है। हथनी नदी अलीराजपुर से संबंधित है, पता होना चाहिए। प्रमुख अभ्यारण्य है यहाँ कठीवाड़ा, कठीवाड़ा अभ्यारण्य है, पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ज्योग्राफी के ही अंतर्गत फसलें है ना, और खाद्य उत्पादन वाली चीजें ये सब भी आती हैं। तो सीताफल जो है वो अच्छा खासा होता है अलीराजपुर में। सीताफल को शरीफा भी कहा जाता है, कई जगह शरीफा कहा जाता है, सीताफल भी कहा जाता है अधिकांश क्षेत्रों में। ठीक, ये एक प्रकार की नगदी फसल है। ठीक, अच्छा, आप यदि पुराने पेपर देखें चाहे एमपीएससी या कहीं भी, तो आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सी फसल नगदी है। ठीक है, बताइए निम्न में से कौन सी फसल नगदी नहीं है। तो ये भी पता होना चाहिए। छोटे छोटे बिंदु हैं जहां हम थोड़ा सा इनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और क्वेश्चन यह बन जाता है। नगदी फसल है दोस्तों। इसके अलावा इसका वनस्पतिक नाम भी मैंने डाल दिया है इसमें, और इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं, किसकी? सीताफल की जो पत्तियां हैं, इसमें टेट्रा हाइड्रो ऑक्सी क्विनोसिन अल्केलाइड ये पाया जाता है, इतना बड़ा तत्व। अभी करता क्या है? ये हृदय रोग से संबंधित टॉनिक निर्माण में हेल्प करता है। तो ये 3-4 अलग से बिंदु डाल दिए गए हैं। जैसा मैंने कहा, ये पूरा पीपीटी आपको नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पूछा जाने लगा है आजकल कि कौन सी फसल है? नगदी फसल है। व्यापारिक बोल रहा हूं, वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी दे दिया है मैंने। तीसरा, इसकी पत्ती में कौन सा तत्व पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है जिसके कारण ये हृदय रोग से संबंधित टॉनिक निर्माण में हेल्प करता है। दोस्तों शरीफा भी कहा जाता है, मीठा और बड़ा स्वादिष्ट फल है। आगे देखते हैं भगोरिया। अब देखिए, मैं पुराने कई लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं भगोरिया क्या है, किस तरह का पर्व है और इसमें क्या क्या होता है। तो पूरे मालवा के कई जिलों में ये पर्व मनाया जाता है, कई लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ भी हम थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं कि होली के 7 दिन पहले से मनाया जाता है। आगे देखें कठीवाड़ा, जैसा मैंने अभी बताया, कठीवाड़ा नाम से एक अभ्यारण्य है। ठीक, तो कठीवाड़ा जो क्षेत्र है, कठीवाड़ा क्या है? कठीवाड़ा जिला अलीराजपुर की एक तहसील है। अच्छा देखिए, ये अलग से मैंने क्यों मेंशन किया भाई? नाम में आपको वहां बता चुका था कि कठीवाड़ा नाम से एक अभ्यारण्य है, तो फिर अलग से क्यों मेंशन किया? दोस्तों मेरे पुराने लेक्चर में ही मैंने बताया है कि ये भी आ जाता है कि बताइए फलाना क्षेत्र या ये क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। तो कई जो प्रसिद्ध तहसीलें होती हैं किसी भी जिले की, वो भी हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये वाली तहसील ना इस जिले के अंतर्गत है। आप पूरी मत रटिए किसी की तहसील, पर बेसिक जो नाम है, जो इंपॉर्टेंट तहसील है, वो हमें पता होनी चाहिए। कठीवाड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्यों? क्योंकि वहां अभ्यारण्य भी बन गया है। ठीक, तो कठीवाड़ा क्या है? एक तहसील है, किसकी? अलीराजपुर की, ये पता होना चाहिए। बेसिकली एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बढ़िया शानदार मौसम होता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्या है? अब चूंकि प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है, तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का बिंदु है। और यहां नूरजहां नाम का एक आम की प्रजाति पाई जाती है। दोस्तों बहुत महंगा और मैं कहूं विश्व प्रसिद्ध आम की प्रजाति है नूरजहां। क्या है? नूरजहां है आम की प्रजाति। कहां पाई जा रही है? अलीराजपुर के कठीवाड़ा क्षेत्र में। और स्टार्टिंग में मैं मेंशन कर चुका हूं कि यहां एक अभ्यारण्य भी। सारी बातें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं चंद्रशेखर आजाद नगर। दोस्तों आप जानते हैं कि अलीराजपुर के अंतर्गत 5 तहसीलें हैं। उन 5 तहसीलों में से एक तो अभी हमने कठीवाड़ा देख ली, दूसरी है भाभरा,
भाभरा जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली है। यही कारण है कि भाभरा का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर भी कर दिया गया है, आप सभी को पता ही होगा। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आगे देख लेंगे। एक जिला एक उत्पाद की हम बात करें दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकार शासन द्वारा किसी क्षेत्र के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यहां से महुआ को शामिल किया गया है। और किस जिले से महुआ को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया है, यह पता लगाना आपका काम है। मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, सर्च करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि महुआ और कहां का एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल है। दोस्तों आगे चंद्रशेखर आजाद, जैसा मैंने कहा कि अलीराजपुर का जो भाभरा है वहां इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था जन्म? 23 जुलाई 1906 में हुआ था। भाभरा नाम की जगह है, वर्तमान में नाम क्या हो गया उसका? चंद्रशेखर आजाद नगर। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या काम किए? दोस्तों हम सभी जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो ज्वाला उठी थी उसमें आहुति देने का काम इन्होंने किया था। मध्य प्रदेश के वीर सपूत ने आजादी की उस ज्वाला में, आजादी के उस हवन में अपनी आहुति दी थी। और उनकी जो लड़ाई है, उनके जो प्रयास है, उसके संदर्भ में ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक भी माने जाते हैं। क्या किया था इन्होंने? साथियों 1922 की बात है। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चोरा चोरी का कांड होने के बाद। उस घटना के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, उससे इनकी विचारधारा बहुत बदल गई थी। शुरू में ये भी गांधीवादी विचारधारा से बड़े आसक्त थे, उससे जुड़े हुए थे, बड़े संबद्ध थे, इसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहे थे। पर इसके बाद इन्होंने अपनी विचारधारा बदली जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और उसके बाद इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया, उसके सक्रिय सदस्य बने। और उसके बाद 9 अगस्त 1925 को आप सभी जानते हैं काकोरी कांड हुआ। वर्तमान सरकार ने काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन ये नाम दिया है वर्तमान सरकार ने काकोरी कांड को। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। क्या था आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की खजाने से भरी हुई ट्रेन जा रही थी, उसे इन्होंने लूटा, उसके धन संपदा को लूटा ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया जा सके। यह था काकोरी कांड। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद इन्होंने क्या किया? शुरू में फरार हुए और उत्तर भारत के कई क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर फिर इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए शुरू में था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब एक शब्द जुड़ गया सोशलिस्ट विचारधारा के संपर्क में आए थे। और दोस्तों यहीं से ये संपर्क में आए थे भगत सिंह के भी। आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही इस नए संगठन के सदस्य थे। कब बना था संगठन? 1928 में बना था। और इसके बाद इन्होंने पहला बड़ा काम क्या किया था? हम और आप सभी जानते हैं कि सैंडर्स नाम का एक पुलिस अधीक्षक था जिसकी लाठियों को खाने के बाद लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। इस बात से सारे क्रांतिकारी बड़े आहत थे और उन्होंने फैसला लिया था कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु, उनकी हत्या का बदला लेना है। और सबसे पहले इस संगठन को बनाने के बाद इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला 1928 में ही लिया और सैंडर्स की हत्या कर दी थी। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या क्या किया? जैसा मैंने बताया शुरू में गांधीवादी विचारधारा के संपर्क में थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जब वापस लिया, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्वयं को सक्रिय सदस्य बनाया, काकोरी कांड करवाया, अंग्रेजों के खजाने को लूटा। तीसरा, भगत सिंह के संपर्क में आए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ और लाला लाजपत राय के हत्यारे को मार के गिरा दिया। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? अंतिम समय की बात है। आप सभी जानते हैं कि
अंग्रेजों द्वारा घेर लिए जाते हैं। ये अल्फ्रेड पार्क था जगह का नाम, वहां पर अंग्रेजों ने घेर लिया था। हम सभी जानते हैं कि इनकी बंदूक में केवल एक गोली बची थी और इन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। अंग्रेजों के पास इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी आजादी छीने या मुझे अपनी गिरफ्त में ले सकें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपनी पिस्टल से अपने आप को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में, ताकि अंग्रेज इन्हें पकड़ ना पाए। 27 फरवरी का वो दिन है 1931, जब आजाद पार्क, मतलब उस समय वो अल्फ्रेड पार्क था, वर्तमान में इसका नाम क्या है, आजाद पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। और वहीं पर आज चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा है जो आपको ये नजर आ रही है। ये ओवरऑल कहानी थी चंद्रशेखर आजाद जी की। इसके अलावा अलीराजपुर के कुछ अन्य तथ्य यदि हम देखें तो केवल एक तथ्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश के जो 5 जिले हैं, 5 जिले मध्य प्रदेश के, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर, यहां की संपूर्ण विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। प्लीज, ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, जो कि 2023 में होने वाले हैं, उसमें ये 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां केवल एसटी कैटेगरी के व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं, एसटी के लिए रिजर्व है। तो प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश की कितनी विधानसभा सीट एसटी के लिए रिजर्व है? 5, और उन 5 में से एक है अलीराजपुर। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये था अलीराजपुर। आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को मैं आप तक पहुंचाने में सफल हुआ हूंगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और आगामी प्रदेश यात्रा की सीरीज का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।